बच्चों मैं आज आपको परमाणु के परमाणु भार, अणुभार, मोलर अणुभार इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो पहले परमाणु के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि रसायन विज्ञान की तरफ हम एंट्री करते जा रहे हैं सीधे सीधे। तो परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का छोटे से छोटा सूक्ष्म कण, अविभाज्य कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, यानी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला परमाणु का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। ठीक हो गया? तो परमाणु हो गया परमाणु भार। परमाणु का भार क्या होता है? परमाणु को वैसे तो हम कहें सीधी सी बात, परमाणु भार की हम बात करते हैं, परमाणु का भार जो भार था उसे परमाणु भार कहते हैं, इसे हम कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये तो एक प्रकार का नॉर्मल बात हो गई, हर कोई अनाड़ी आदमी इसे बोल सकता है। लेकिन रसायन विज्ञान में परमाणु भार को हम किसी एक कार्बन 12 से के भार से डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या है, कार्बन 12 का कार्बन बारीक समस्थानिक होता है। C12 एक कार्बन के समस्थानिक होते हैं 12 और 14। तो इसमें कार्बन बारीक समस्थानिक है, उसका भार जो है 12 माना गया है। ठीक है? उसका भार क्या माना गया है? 12 मान गया, स्टैंडर्ड तरीके से 12 मान लिया गया है। अब इस आधार पर सभी परमाणु के सापेक्ष भार ज्ञात किए जाते हैं। तो इसके आधार पर हम परमाणु के सभी परमाणु के परमाणु भार को हम डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। यानी कि अब क्या हो गया, उस तत्व किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालना होगा तो उस तत्व का एक औसत पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है औसत, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। यानी किसी का भी यदि हम परमाणु भार को निकालेंगे तो उस तत्व का परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है, यह जो है बताएगा किसी भी तत्व का परमाणु औसत परमाणु भार बताएगा। ठीक है? तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। औसत क्या होता है? औसत में क्या होता है, कोई भी किसी भी परमाणु के यदि एक से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं तो उनकी परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, उस परसेंटेज मात्रा के हिसाब से उस परमाणु का परमाणु भार ज्ञात किया जाता है। तो किसी तत्व का परमाणु भार उसके समस्थानिकों के पाए जाने के आधार पर भी निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पर औसत आया है। ठीक हो गया? तो इसको हम फॉर्मूले के तौर पर कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको फॉर्मूले के तौर पे परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार, परमाणु को हम जेड से दिखाएंगे आगे, इसका नोटेशन जेड होता है। परमाणु भार जेड बराबर किसी तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान डिवाइडेड बाय कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। और कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम माना गया है। 12 इसका जो मात्रक है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट। और यूनिफाइड मास के रूप में U लिख देते हैं। यूनिफाइड मास के रूप में क्या लिखते हैं? इसको U लिख देते हैं। और यदि हम इसको ग्राम से यदि इसकी तुलना करते हैं, ठीक है नहीं, यदि हम ग्राम तुलना करते हैं तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक क्या मेथड है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इससे निकाला गया है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है 1.99265 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक हो गया? तो यानी कि यहाँ पर यदि एक AMU की बात करते हैं तो एक AMU बराबर होता है 1.99265 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 12। और ये कैलकुलेटर क्या आ रहा है, 1.66054 इंटू 10⁻⁻24
ग्राम। तो ये हमारा हो गया परमाणु भार। मेन इसमें है, परमाणु के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम परमाणु भार, अणुभार, मूलर द्रव्यमान इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है परमाणु भार की डेफिनेशन समझ लीजिए। परमाणु भार किसे कहते हैं, परमाणु भार को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। मात्रा इसका AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास के रूप में इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ऐसा 1.99265 ग्राम निकला गया है। और इस आधार पर एक AMU 1.66054 × 10⁻24 ग्राम के बराबर है। ये यहाँ पर टर्म आता है ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार, इसका प्रयोग हम काफ़ी ज़्यादा करेंगे कैलकुलेशन में। जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। सीधी सी बात है, जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे ग्राम परमाणु भार कहा जाता है। इसको स्टेटमेंट के रूप में ऐसे लिख दिया है, जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार। जैसे ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1.008 होता है वैसे। और 1.008 क्यों होता है, हाइड्रोजन 3 समस्थानिक होते हैं। तीनों समस्थानिकों का जो अलग अलग जो मतलब पाए जाने की प्रतिशतता होती है, उसके आधार पर जो है उसका औसत परमाणु भार ज्ञात किया जाता है। जो आगे मैं औसत परमाणु की जो बात कर रहा था, उसी आधार पर ऐसे कई सारे हमारे एलिमेंट हैं जिनका परमाणु भार जो है एक डेसिमल में आया हुआ है। तो आपको घर में टेबल बनानी है कॉपी में अपने, इसमें कई सारे परमाणु मतलब जो मैं आपको अभी लिस्ट दे रहा हूँ उन परमाणु का नाम लिखेंगे, परमाणु भार लिखेंगे और याद करेंगे इसको, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ तत्वों के परमाणु के नाम, उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, औसत परमाणु भार जो दे रखा है, इनको आपको कॉपी में लिखना है, याद करना है। एल्युमिनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, क्रोमियम, कॉपर, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मरकरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, टिन और जिंक। ठीक है, इनके नाम आप जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको संकेत दिया है, इनका परमाणु क्रमांक दे रखा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो का, उसके बाद आराम से इसको कॉपी में लिख लें। और उसके बाद मैं आपको भेजूंगा, इसको मैं कुछ आपका असाइनमेंट वगैरह कुछ भेजूंगा, तो वहाँ पर आप इसको मैच करके लिख सकते हैं। वीडियो आप रोक लें, इसको पॉज कर लें, उसके बाद आराम से इसको कॉपी में लिख लें। बच्चों, ग्राम अणुभार के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको मैं। ग्राम अणुभार क्या है, जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसे बोलते हैं ग्राम अणुभार। जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करते हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल में आ रहा है CO2। अब CO2 का हमें ग्राम अणुभार निकालना है, तो हमें पता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको अपने परमाणु भार के बारे में बताया है। तो एक कार्बन का परमाणु भार और 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का परमाणु भार, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, ये आपको याद करना है, टेबल बनानी है, पहले बोल चुका मैं आपको। और 2 × 16 होता है, कितना हो गया, 16 × 44 आ गया। तो 44 ग्राम इसका क्या आ गया, ग्राम अणुभार आ गया। तो ऐसे आपको निकालना है, ये आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि इस समय को देखते हुए काफ़ी कम समय में है, कम समय में उसी टॉपिक को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे H2O है, H2 को 2 × H + O, कितना हो गया, 2 × 1 × 16, 18 हो गया। इसी प्रकार NH3 N + 3 × H, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 17 नहीं 14 होता है इसका, 14 + 3 ×
1 बराबर 17 आ गया, ये 17 ग्राम आ गया। ठीक हो गया। एक लास्ट इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं H2SO4। कितना हो गया, कैसे करेंगे, 2 गुणा H धन 1 S और 4 परमाणु है हमारे O के। कितना आ गया, 2 गुणा 1 S कितना हो गया 32 और 4 गुणा कितना हो गया 16। कितना आ जाएगा, जोड़ के आ जाएगा 98 ग्राम कितना आ गया इसका H2SO4 का आ गया परमाणु अणुभार। इसे मूलर द्रव्यमान भी कहते हैं ये, क्योंकि एक मूल है, अभी मूल कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। तो किसी अणु का एक मोल यानी कि उसकी संख्या आगे स्टोइकियोमेट्री 1 है, यानी CO2 का 1 मोल है, ऐसे H2O का 1 मोल है, ये अमोनिया का 1 मोल है, इसी प्रकार ये सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 मोल है। तो इससे क्या कहते हैं, मूलर द्रव्यमान भी कहते हैं, मूलर द्रव्यमान। ठीक है, इसे कहते हैं मूलर। तो एक टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया। अभी आपको मैं इसका कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसे आप करेंगे। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। निम्नलिखित का मूलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहला है CH4 मीथेन, दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, पांचवा सोडियम सल्फेट Na2SO4, फिर है कैल्शियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, फिर अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2। ठीक है, तो इनके नाम इसमें पता होने चाहिए और ये यौगिक है, इसके लिए आपको फिर अलग से मैं होमवर्क दूंगा। इनके सबके नाम आने चाहिए। आपके हाई स्कूल का पोर्शन है, जैसे मीथेन कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, ऐसा नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, आपको आना चाहिए। इसकी भी आपको एक लिस्ट बनानी होगी। तो पहले आप इनका मूलर द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए, एग्जाम में आता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगला टॉपिक बता रहा हूँ आपको, तुल्यांकी भार। शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा पोर्शन है, जितना कम से कम आगे कैलकुलेशन में हम असल में हम नॉर्मलिटी की जब बात करते हैं हम तुल्यांकी भार की ज़रूरत पड़ती है, और मोलरिटी की जहाँ बात करते हैं अणुभार की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जरा तुल्यांकी भार को टच करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, इसकी अब हम डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, जब किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से और क्लोरीन के 5 ग्राम भार से संयोग करता है। ठीक है, इसको मैं स्टेटमेंट इसका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इसको डिफाइन कर रहे हैं, किसी पदार्थ तुल्यांकी भार वो भार है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 5 ग्राम से संयोग करता है। और यदि जब इसको ग्राम में व्यक्त करते हैं, इसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। जैसे ग्राम अणुभार, ग्राम परमाणु भार है, उसी प्रकार ग्राम तुल्यांकी भार भी हम लिखते हैं। वो तब लिखते हैं जब तुल्यांकी भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है। देखो मैंने लिखा, जब इसे ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। और किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार रासायनिक अपक्रिया पर निर्भर करता है, किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है। तो इसलिए किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार रासायनिक अपक्रिया के हिसाब से, या अम्लीय माध्यम में हो रहा है, क्षारीय माध्यम में हो रहा है, या किस तरह के पदार्थ से संयोग कर रहा है, उसके अनुसार किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार अलग अलग आ सकता है। तो इसलिए इसके लिए हम इसको भी हम देखेंगे कि वो किस कंडीशन क्या है। तो परंतु लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में स्टार्टिंग में आपको तुल्यांकी भार निकालना बता रहा हूँ। अब अभिक्रिया को लेके बताने चलूँगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। शॉर्टकट में आपको तुल्यांकी भार ही यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे हम देख लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 तरह की कैटेगरी लिखी है। देखो, पहले वाली कैटेगरी में मैंने अम्ल लिखे हैं। ठीक है, पहले वाली कैटेगरी में अम्ल लिखे हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन आयन दिख रहा है, इसमें मेन ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। दूसरे में OH आयन दिख रहे हैं, ये क्षार हैं। तीसरे में ये लवण है। ठीक है, तो तीनों को सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जब हम इस तरह का जिसमें H आयन होते हैं, यानी कि इसमें जो कितना हाइड्रोजन मतलब आयन इसमें मौजूद हैं,
उसके हिसाब से क्या करेंगे, जैसे दो एचाइन हाइड्रोजन इसमें मौजूद हैं तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। यानी क्षारकता इसकी 2 है, इसकी क्षारकता 1 है, इसकी क्षारकता 1 है, इसकी अम्लता 1 है, इसकी अम्लता 2 है। अगर एचाइन होगा तो क्षारकता होती है और वो एचाइन होता है अम्लता होती है। ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि जब H2SO4 होगा तो H2SO4 अणु भार निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 98 निकाला था अभी हमने ऊपर, 98/2 कितना 49 आ गया। तो इसका जो अणुभार आ गया 98/2 = 49। इसका कितना आ जाएगा, HCl क्या दे रहा है, आप अणुभार निकालोगे, मैंने आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैं अभी आपका अणुभार नहीं निकाल रहा हूँ। अणुभार बटे 1, तो जितना अणुभार होगा उतना इसका क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा। इसमें भी जितना अणुभार होगा उतना तुल्यांकी भार होगा। यहाँ पर जितना अणुभार होगा उसका आधा करना, क्योंकि 2 एचाइन यहाँ पर है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, देखो जितना अणुभार है उतना ही क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा। इसमें यहाँ पर क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तुल्यांकी भार निकालने के लिए, यानी कि अणुभार तुल्यांकी भार अणुभार का हाफ हो जाएगा। यहाँ पर जो है तुल्यांकी भार अणुभार का 1/3 हो जाएगा। परंतु यहाँ पर देखो न तो एचाइन है न एचाइन, तो क्या करते हैं कि इसमें आप इसमें क्या करेंगे, इसको करने के लिए देखो इसमें तोड़ते हैं तो N+ और Cl नेगेटिव, ये 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तोड़ते हैं तो ऐसे 2 आयनों में टूटता है। इसी प्रकार Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। ठीक है नहीं। तो धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होती है, जितने धनायन उतने ऋणायन है लवण के केस में। तो यानी कि आयनों की संख्या से क्या डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको 1 से डिवाइड करेंगे, जितना अणुभार होगा उसको ही उससे डिवाइड कर देंगे, क्या तुल्यांकी भार आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अणुभार को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तुल्यांकी भार आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तुल्यांकी भार निकालते हैं। बाकी तुल्यांकी भार जो होता है बहुत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आधा और पौन घंटा और लग जाएगा समझाने में, शायद वो भी कम पड़ेगा। अब समय को देखते हुए मैं इसको यहीं पर इतना ही बता रहा हूँ आपको तुल्यांकी भार। आगे अब जहाँ पर नॉर्मलिटी की जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा अगर दिक्कत आएगी तो उसी वक्त वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया तुल्यांकी भार। तो इसमें तुल्यांकी भार का मैं आपको एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अणुभार का दे रहा हूँ। इसको हम जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मैं अब आपको मूल कॉन्सेप्ट, मूल संकल्पना के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। बेसिक चीज़ें इसमें, कई चीज़ें हम देखेंगे आज, और इसके आधार पर भी हम परमाणु भार और अणुभार को डिफाइन करेंगे। मोल क्या होता है, मोल एक प्रकार की इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसा यूनिट की इकाई, जिसे आपने फिजिक्स में मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, कैंडिला, एम्पियर आदि, इनको आपने ऐसा यूनिट की इकाई को समझते हैं। उसी प्रकार मोल भी क्या है, इकाई है। जैसे केला है, 1 दर्जन केला है, 20 को हम स्कोर बोलते हैं। उसी प्रकार मोल भी एक प्रकार की इकाई है, जिसको असल में मोल क्या है, मोल जर्मन शब्द से लिया गया है। जर्मन में मोल को ढेर कहते हैं, हीप यानी ढेर कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि मोल आ गया, मोल को हम हीप, उसको ढेर कहते हैं। ये जर्मन से लिया गया है, ये जर्मन शब्द से लिया गया है। तो मोल क्या है असल में, ये इसको मैं किताब में तो बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूँ। कुछ परमाणुओं का ढेर ले लेते हैं, ये परमाणु है, ये परमाणु का ढेर है, इसे हम क्या कहेंगे, मोल तब कहेंगे यदि ये 6.023 × 10⁻23 यदि इतने परमाणु हो जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। ठीक है, 1 मोल परमाणु हो गया, ये 1 मोल क्या हो गया, परमाणु। इसी प्रकार यदि 6.023 अणु हो जाएंगे, है ना, 6.023 × 10⁻23 अणु हो जाएंगे तो 1 मोल अणु हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल परमाणु का भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है, इसे कहेंगे ग्राम परमाणु भार भी कहते हैं। अभी ने परमाणु भार की डेफिनेशन, ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ भी हम इसको ग्राम परमाणु भार
और इसे कहेंगे ग्राम अणुभार। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मोल क्या होती है। ठीक हो गया। तो अब मोल को हम प्रॉपर डेफिनेशन लेके चलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन मोल की मैं बता रहा हूँ। तो ये परिभाषा हमारी मैंने को रिटर्न फॉर्म में लिख दिया है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित रहते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। समझ आई बात। तो ये कण क्या है, ये अवोगाद्रो संख्या बता रही है। ये कण क्या है, अवोगाद्रो संख्या बता रही है। तो उसे बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 × 10⁻23। ठीक है। तो यहाँ पर यानी कहें कि एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर क्या होते हैं, कणों की संख्या होती है। अब ये क्या होता है, परमाणु में परमाणु की संख्या हो जाएगी, अणु में अणुओं की संख्या हो जाएगी, आयन में आयनों की संख्या हो जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं एक परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हम कुल निकाल सकते हैं कि उतने ग्राम परमाणु भार में या अणु भार में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसको हम अभी एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करेंगे। तो इस परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार एक मोल क्या हो गया, तो परिभाषा के अनुसार एक मोल बराबर हो गया 12 बट्टे, अब इसका कार्बन 12 का जो हमारा आया था भार, कितना आया था अभी मैं बता 1.9, अभी कुछ देर पहले अभी आपको बता रखा वीडियो में 1.99268 इंटू 10⁻23 -23। ठीक है। ये कार्बन के एक परमाणु का है, कार्बन 12 के एक परमाणु का। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 6.023 × 10⁻23 आ गया। ठीक है। इसे बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। ये क्या हो गया, अवोगाद्रो नंबर। इसे अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। इसका प्रयोग काफ़ी आएगा, अवोगाद्रो संख्या ध्यान लगे। इसे कहीं कहीं Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसे Na से। तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ फॉर्मूले हैं, मैं फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ, उससे भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को हम निकाल सकते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की किसी मात्रा में कितने मोल हैं। ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा ग्राम में डिवाइडेड बाय पदार्थ का ग्राम मोल। यानी कि यदि हम अणुभार की बात करें तो अणुभार लेंगे, पदार्थ के एक अणु का भार ले लेंगे और उस का कितनी मात्रा है तत्व की, अणु की परमाणु में परमाणु का भार, परमाणु की मात्रा व परमाणु का भार लेंगे। अणु में अगर अणु दिया होगा तो अणु का ग्राम अणुभार ले लेंगे और अणु की जो मात्रा दे रखी होगी उसको उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार हम मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसको फॉर्मूला में n बराबर W/m भी कर सकते हैं। अणुभार हो गया, परमाणु भार है अणुभार। यदि परमाणु की संख्या निकालनी है, यदि हमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है, कितनी परमाणु की संख्या है, तो क्या मोल को हम क्या कर देंगे, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मोल निकाल लेंगे और अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। परमाणु, अणु की संख्या भी अणु के मोल और अवोगाद्रो नंबर से गुणा करेंगे। आयनों की संख्या आयन के मोल और क्या करेंगे, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये परमाणु है, यहाँ पर नहीं, परमाणु के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं। अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसको भी हम ले सकते हैं। बाद में देखें कैसे हम इसको ले रहे हैं। इसी प्रकार एक नई चीज़ हमारी गैस का आयतन निकालते हैं। तो गैस का आयतन निकालना है तो 22.4 डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो संख्या। ठीक है। इसको मैं भी और डिफाइन कर रहा हूँ अभी आपको मैं, यानी वॉल्यूम को मोल के पदों पर, वॉल्यूम को मोल के पदों में हमें क्या कर रहे हैं, मोल के पदों में परिभाषित कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ आती है, NTP।
एनटीपी जो टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है वो एक वायुमंडल, ठीक है, नहीं सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडल तापमान हम क्या लेंगे, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। अब इसको डिफाइन करते हैं, किसी भी गैस का, है ना, किसी भी गैस की ग्राम मूल का, है ना, ग्राम मूल का है, ग्राम यानी कि 1 ग्राम मूल का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। ये हमारा हो गया, यानी कि हम वॉल्यूम की मतलब मोल को वॉल्यूम के से हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट का कुछ स्टार्टिंग का हो गया, इसे आप देख लीजिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इस मोल को अब हम एक तरीके से और डायग्राम के जरिए से समझ रहे हैं, न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा सा। ये मोल है, ठीक है, इसे हम 1 मोल कह रहे हैं। असल में 1 मोल क्या है, यदि हम वॉल्यूम के टर्म्स में लेते हैं तो किसी गैस का एनटीपी पर 22.4 लीटर का जो आयतन होता है उसे क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे, ठीक है। या दूसरे में कहें 6.023 गुणा 10⁻23 कणों का या परमाणु का या अणुओं का जो ढेर होगा, इसे कहेंगे 1 मोल कहेंगे, ठीक है। और जो किसी पदार्थ का 1 मोल का जो भार होता है अणु का होगा तो ग्राम अणुभार कहेंगे, और परमाणु होगा तो ग्राम परमाणु भार कहेंगे। ठीक है, तो ये मूल कॉन्सेप्ट का शॉर्टकट में मैं आपको ये थोड़ा सा ये रेखा चित्र के माध्यम से ये आपको मैं समझा रहा हूँ। अब न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, हम इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या निकालो। तो जल का भार कितना है, W बराबर हमारा 36 ग्राम, और जल हमें पता है, जल का फॉर्मूला पता है, जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो मोल बराबर मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोल कितने जाएंगे, N बराबर जल का जो द्रव्यमान है उससे जल के अणुभार क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मोल आ गए, ठीक हो गया। यदि इसमें जल के अणुओं की संख्या निकाल दो कहेंगे तो जल के 1 मोल में अणु की संख्या कितनी होगी, अवगाद्रो संख्या के बराबर, तो 2 मोल में कितनी होगी, इसका दोगुना हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बाद में लेंगे, बस सिर्फ मोल की संख्या निकाल रहे हैं। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें ले रहे हैं इसमें हम 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या। अभी आपको मैंने अणुभार निकालना सिखाया था कुछ देर पहले, तो अणुभार निकालना जब आपको आएगा तभी आप मोल निकाल पाएंगे, इसलिए अणुभार की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो H2SO4 का अणुभार मैंने निकाला था अभी 98 होता है थोड़ी देर पहले, तो क्या हो जाएगा, N बराबर पदार्थ का भार 49 डिवाइडेड बाय
98। 98 क्या है इसका? H2SO4 का अणुभार है। कैसे निकाला हमने उसको? 2H धन S धन 4 टाइम्स ऑफ O, ये 98 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 0.2 आ गया, 0.5 आ गया। ये बस आधा, यानी कि मूल की संख्या कितनी आ गई? 0.5। इसी प्रकार हम कहें 70 ग्राम 1.7 ग्राम अमोनिया में, तीसरा क्वेश्चन, 1.7 ग्राम अमोनिया में, अब अमोनिया लिख देंगे तो आप अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं सीधे NH3 लिख रहा हूँ, में मोलों की संख्या, में मोलों की कितने आ गए बराबर? 1.7 इसका जो दिया हुआ द्रव्यमान है, और इसका अमोनिया का जो अणुभार 17 आता है। कैसे? N+3H, 14 और 4 3 17 हो, कितना आ गया? 0.1 आ गया। तो ऐसे हम मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या को निकालना बहुत ज़रूरी है आना, और मोलों की संख्या को निकालने के लिए एक टर्म आता है मोलरता। मोलरता एक टर्म आती है। किसी पदार्थ के 1 लीटर बिलियन में, किसी पदार्थ के 1 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या, बिलियन में मोलों की जो संख्या होगी, मोलों की जो संख्या होगी, इसे क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। कैपिटल M से दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि यदि 49 ग्राम 1 लीटर में यदि हम घोलते हैं तो उसकी बिलियन की मोलरता कितनी है? 0.5 M हो जाएगी। इससे कितनी जाएगी? 2 M हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? ऐसी इससे कितनी जाएगी? 0.1 M हो जाएगी। तो मोलरता शब्द को भी आपको आना है। और इसी प्रकार मोलरता का मैंने यहीं पर तुल्यांकी भार चूंकि मैंने वो बता रखा है। एक आती है नॉर्मलता, नॉर्मलता इसको N से दिखाते हैं। तो यही है 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब क्या करेंगे यहाँ पर? जैसे हम पदार्थ के दी गई मात्रा को अणुभार से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर पदार्थ की दी गई मात्रा को तुल्यांकी भार से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो ये यहाँ पर संख्या आएगी वो नॉर्मल बिलियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। लेकिन ध्यान देना है कि मोलरता निकालने वाले आयतन से भी डिवाइड करना है। यदि कहा जाए कि 2 लीटर बिलियन में यदि 1.7 ग्राम, यदि मैंने कहा कि 1.7 ग्राम अमोनिया 3 लीटर बिलियन में घुला हुआ है, तो इसकी क्या निकालो? मोलरता निकालो। तो क्या करेंगे? इसके मूल तो निकालेंगे। N कितना आ गया? 0.1 आ गया। लेकिन यहाँ मोलरता निकालने के लिए क्या करेंगे? आयतन से डिवाइड करेंगे, 0.1/3 करेंगे। ध्यान देना, इस बात का ध्यान रखना कि 1 लीटर बिलियन में है। तो मोलरता नॉर्मलता को हमने यहीं पर समाप्त कर दिया है। बाकी हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया। थोड़ी पेन खराब हो गई थी। M बराबर 0.1 मोल डिवाइड बाई 3 लीटर। ठीक है ना? तो मोलरता बराबर N/V और नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक बट्टे आयतन होता है। तो ये हमारे मूल कौन सा कुछ क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चनों को मैं और ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इसको मैं इसी में जोड़ना हूँ। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या निकालनी है और अणुओं की संख्या भी निकालनी है। अणुओं की संख्या भी निकालनी है। तो क्या होता है कि ये हमारा जल का एक अणु है। जल के एक अणु में इतने मोल हैं, तो एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? इतनी होती है 6.023 × 10⁻23। तो इसे अणु की संख्या हो जाएगी 2 × 6.023 × 10⁻23 अणु आ जाएंगे। यानी जल के इतने अणु हैं। ठीक है, 36 ग्राम जल में जल के अणु की संख्या इतनी हो जाएगी। यदि इसे परमाणु की संख्या पूछता है बाय द वे, तो जल के एक अणु में परमाणु संख्या कितनी है? 3 है। 1 ऑक्सीजन का परमाणु, 2 हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है ना? तो कुल परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जल में परमाणु की संख्या आ जाएगी। क्लियर हो गया? इसी प्रकार
49 ग्राम स्टोचपूर्ण मूल्यों की संख्या 0.5 यदि हमारी आई है, तो अणुओं की संख्या यदि हम इसमें कहेंगे, यदि अणुओं की संख्या यदि निकालने को पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू, आप कह दो नंबर, सीधे मैं Na बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे निकालेंगे। अब मैं इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, देखो किसी यौगिक के 3.01 गुणा 1023 अणु का द्रव्यमान 14 ग्राम है, तो उसका अणुभार बताओ। मैंने भी आपको डेफिनेशन बताया था। अणुभार क्या होता है? अणुभार होता है 6.023 गुणा 1023 अणुओं का जो भार होगा उसका अणुभार कहलाएगा। तो इतने अणुओं का द्रव्यभार दे रखा हमें 3.01 गुणा 1023 अणुओं का भार कितना है? इसका भार है 14 ग्राम, ठीक है। तो एक अणु का भार निकालेंगे तो 14 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है नहीं, 14 को इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 6.023 गुणा 1023 से अब लिखेंगे कैलकुलेशन हमें करना है। अणु का यदि भार हमें लेंगे तो कितना होगा 14/3.01 गुणा 1023 और क्या है 6.02 गुणा 1023। 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे एक बार, और 3 दूनी लगभग 2 टाइम्स कट गया, कितना आ गया 28 ग्राम के आ गया इसका अणुभार आ गया। तो किसी भी यौगिक का अणुभार, इतने अणुओं का भार, और किसी परमाणु किसी तत्व का परमाणु भार निकालेंगे तो इतने परमाणु का भार निकालेंगे, उस तत्व का आ जाएगा परमाणु भार आ जाएगा। इसको भी गौर करने वाली बात है। आगे अगला मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगला है Ag के एक परमाणु का भार हमें निकालना है। तो हमें पता है कि Ag का परमाणु भार कितना होता है। Ag का परमाणु भार 108 होता है। ये याद करना है आपको, कई तत्वों के आपको परमाणु भार याद करने पड़ेंगे। 108 ग्राम होता है। तो इस 108 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? अभी हम डेफिनेशन पढ़े हैं। कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये होती है 6.023 गुणा 1023 होती है। यानी इतने परमाणु का भार जो होगा सिल्वर के इतना होगा, ठीक हो गया। तो अब इसको क्या कहेंगे? इसको इस ढंग से लिखेंगे 6.023 गुणा 1023 परमाणुओं का जो भार है, परमाणुओं का जो भार है कितना होगा 108 ग्राम होगा। तो एक परमाणु का भार कितना होगा 108/6.023 गुणा 1023, यानी कितना आ गया 17.93। इनको डिवाइड करके आ गया हमारा 1 गुणा 10-23 23 ग्राम। ये हमारा एक परमाणु का भार आ गया, ठीक है। इसको इस ढंग से देखें। अगला क्वेश्चन है जल के 1 लीटर में अणु की संख्या। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें पता है कि जल का जो घनत्व होता है, इसमें हमें क्या है मूल निकालने हैं। मूल क्या होता है? मूल होता है पदार्थ का भार बट्टे अणुभार। अब पदार्थ का भार तो हमें लीटर में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जल का घनत्व जो होता है 1 होता है। जल का घनत्व क्या होता है? 1 होता है। तो जल का घनत्व 1 लीटर का जो भार है 1 ग्राम ही होगा। यानी जल के लिए कितना हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक हो गया। जल के लिए क्योंकि घनत्व डी कितना है इसका D। तो यहाँ पे क्या जल का भार कितना ले लिया हमने, यहाँ पर 1000 ले लिया। अणुभार कितना है इसका 18 है। कितना आ जाएगा 55.5 के मूल आ जाएंगे। ये मूल आ गए जल के मूल। और जल की अणु संख्या निकालने में क्या करेंगे 55.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आप अगर 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 गुणा 1023। इतने अणु हमारे जल के होंगे 1 लीटर में, ठीक है।
तो बच्चों इस ढंग से क्वेश्चन को हमें करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर हम इसकी वीडियो बनाते ही रहें क्वेश्चनों में तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, जिसको अपलोड और डाउनलोड करने में दिक्कत होगी। तो मेन समस्या ये है कि अब आपको इनको देखते हुए अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और जब हम आपसे सामने आएंगे तो कोई दिक्कत होगी तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कितने भी सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं क्वेश्चन में, किताबों में, बुक्स में, उसको देखिए आप। और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझसे फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे आप भेज सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। ओके।